राजकुमारी की भूल। क्या हुआ महारानी, आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं? और राजकुमारी कहाँ है? महाराज, वो राजकुमारी को किसी ने मोम दे दिया। क्या? इतनी बड़ी गलती कैसे हुई आपसे? अब क्या होगा? राजकुमारी कहाँ है? अपने महल में। बहुत समय पहले की बात है। महेंद्रगढ़ नाम के राज्य में राजा शिरनाथ का राज हुआ करता था। राजा शिरनाथ दयालु और नेक दिल इंसान थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही शांति और सुकून से रहा करती थी। एक दिन राज्य में एक बहुत ही सिद्ध संत आए। महाराज, सुना है राज्य में कोई बहुत ही पहुंचे हुए संत आए हैं। हमें भी उनके दर्शन करने चलना चाहिए। महारानी, आप सही कह रही हैं। हमने भी मंत्रियों के मुंह से उनकी तारीफ सुनी है। हो सकता है कि वे हमारी समस्याओं का हल कर दें। जी महाराज, अब तो मुझे उन साधु महाराज से ही उम्मीद है। वे ही हमारी चिंता को दूर करेंगे। जी महारानी, हम अभी अपने मंत्रियों से कहते हैं कि वो साधु महाराज से मिलने की व्यवस्था करें। ठीक है। महाराज और महारानी दोनों साधु महाराज के डेरे पर उनसे मिलने आ जाते हैं। साधु महाराज को हम दोनों का प्रणाम। गुरुजी, हम दोनों राजा रानी आपके पास बड़ी ही उम्मीद लेकर आए हैं। आप हमारी सहायता करें। क्या बात है वत्स, इतने बड़े साम्राज्य का राजा होने के बाद भी आपके मुख पर चिंता की लकीरें। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? गुरुजी, इतना समय बीतने के बाद भी हमारे पास कोई संतान नहीं है। हमारे पास धन दौलत सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी हमारे जीवन में बहुत कमी है। मैं आप दोनों का समस्या समझ गया महाराज। इसका उपाय मेरे पास तो नहीं, बल्कि लाल पर्वत पर साधना कर रहे मेरे गुरुजी के पास अवश्य होगा। आप दोनों उनसे मिलने जाएं। ठीक है गुरुजी, हम दोनों वहां अवश्य जाएंगे। अगले दिन महाराज और महारानी दोनों लाल पर्वत की यात्रा के लिए निकलने लगे। धर्मसेन, मेरे छोटे भाई, मैं और महारानी लाल पर्वत पर गुरुजी से भेंट करने जा रहे हैं। जब तक मैं लौट नहीं आता तब तक तुम राज्य की देखभाल करना। समझ गया भैया, मैं आपके पीछे राज्य का पूरा ख्याल रखूंगा। महाराज और महारानी लाल पर्वत के लिए निकल गए और महाराज का छोटा भाई धर्मसेन मुकुट अपने सिर पर रखकर आईने के सामने खुद को देखकर मुस्कुरा रहा था कि तभी उसकी पत्नी ने आकर कहा, अरे क्या आईने में देख देख कर मुस्कुरा रहे हो? ये मुस्कान कुछ दिन की ही है बस। ये मुकुट मेरे सिर पर कितना सुंदर लग रहा है। मुझे राजा बनना चाहिए था। अगर तुम्हारे अंदर राजा बनने वाले कोई गुण होते तो पिता महाराज कब का तुम्हें राजा घोषित कर चुके होते। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखा करो। देखना, एक दिन मैं राजा जरूर बनूंगा। अगर मेरा मुंह बंद हो गया ना तो राजमहल से निकाल दिए जाओगे। वो तो मैं हूँ जो तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालकर रखती हूँ। अरे तो तुम चिंता क्यों करती हो? भैया के यहाँ तो कोई है नहीं। उनके बाद मुझे यहाँ मेरे बेटे को ही अगला राजा घोषित कर दिया जाएगा। तुम शायद भूल गए हो कि महाराज और महारानी संतान प्राप्ति के लिए ही लाल पर्वत पर गए हैं। अरे अभी तक तो हमारे रास्ते में कोई बाधा आई नहीं, अब क्या ही आएगी? इधर महाराज धर्मसेन और उसकी पत्नी में राजगद्दी को पाने के लिए हर रोज छोटी मोटी बहस तो होती ही रहती थी। इधर महाराज और महारानी अब तक लाल पर्वत पर बने आश्रम में पहुंच गए थे। आश्रम में गुरुजी साधना में लीन थे और महाराज के आते ही वे बाहर आए। आओ, मुझे ज्ञात था कि तुम आओगे राजन। गुरुजी, यदि आपको मेरे आने के बारे में पता था तो आप मेरे यहाँ आने का कारण भी जानते होंगे। हाँ पुत्र, तुम संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर यहाँ पर आए हो। गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, हमारी सहायता करें। ठीक है, आप दोनों अंदर आओ। महाराज और महारानी गुरुजी के पीछे पीछे अंदर आए और गुरुजी अपने आसन पर बैठकर ध्यान लगाने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने आंखें खोली और अपने हाथ में एक बीज प्रकट कर बोले, राजन, ये एक जादुई बेल का बीज है। तुम इसे ऐसी जगह पर लगाना जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, जिस जगह के बारे में किसी को भी पता ना हो।
बीज लगाने के 12 दिन बाद इस बेल में एक फूल आएगा। तुम उस फूल को तोड़ लेना और 4 दिन तक मोम में डुबा कर रखना। जब 4 दिन बाद तुम वापस उस जगह पहुंचोगे तब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन महाराज, एक और बात, तुम्हें संतान की प्राप्ति मोम के द्वारा होगी। तो तुम्हें सारी जिंदगी ये ध्यान रखना होगा कि वो पुत्र या पुत्री कभी मोम को छुए ना, नहीं तो वो वापस से मोम में बदल जाएगी। ठीक है गुरुजी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। अब हम चलते हैं। महाराज और महारानी अपने महल वापस जाने लगे। रास्ते में बहुत ही घना जंगल पड़ता था और उस जंगल में एक छिपा हुआ झरना बहता था। जब महाराज और महारानी उस झरने के पास से गुजरे तो महाराज ने कहा, महारानी जी, अगर हम महल गए और इस बीज के बारे में किसी को पता चल गया तो कई लोग हमारे संतान के पीछे पड़ जाएंगे। हम एक काम करते हैं कि बीज को इसी झरने के पास गाड़ देते हैं और 12 दिन बाद यहाँ से फूल ले जाएंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन महाराज, यदि किसी को मालूम हुआ कि ये बच्चा हमें चमत्कार से मिला है तो प्रजा इसे अपना प्यार नहीं देगी। इसके लिए मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? आप एक महल यहाँ बनवा दीजिए जिसमें मैं रहूंगी और 9 महीने बाद मैं इस बीज को जमीन में गाड़ दूंगी और 12 दिन बाद फूल को मोम में रखकर 4 दिन बाद बच्चे को लेकर राज्य में आऊंगी। ठीक है महारानी। महाराज और महारानी दोनों महल में लौट आए और कुछ दिन बाद महाराज ने वैद्य को अपने पास बुलाया। महाराज, आपने मुझे याद किया? जी राजवैद्य जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक कार्य करें। जैसा भी आदेश महाराज देंगे, यह सेवक उसे पूरा करेगा। ठीक है राजवैद्य जी, आप सबको ये बता दें कि महारानी गर्भवती हो गई हैं। ठीक है महाराज। महाराज के कहे अनुसार वैद्य ने राज में सबको बता दिया और अगले दिन महाराज ने राज दरबार में घोषणा की, मंत्री जी, हम चाहते हैं कि महारानी के लिए जंगल की हरियाली में घिरा एक सुंदर महल बनाया जाए। हमारी महारानी वहीं शांति और सुकून में रहेंगी। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री जी ने महल बनवाने का कार्य शुरू कर दिया। इधर महाराज के छोटे भाई धर्मसेन और उनकी पत्नी अपने घर में बैठे परेशान हो रहे थे। सुना आपने, महारानी जी के लिए महल बनाया जा रहा है। आप तो कह रहे थे कि आपके रास्ते में क्या ही बाधा होगी। अब तो महाराज का उत्तराधिकारी आने वाला है। तुम जरा देर के लिए चुप रहोगी? ये सब तब से हुआ है जब से महाराज उस दुष्ट साधु से मिलकर आए हैं। सत्यानाश कर दिया है उसने। अब क्या फायदा उस साधु को कुछ कहने का? जो होना था हो गया। अब तो आप बस महाराज के आने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी कीजिए। अब क्या फायदा उस साधु को कुछ कहने का? जो होना था वो हो गया। अब तो आप बस महाराज के आने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी कीजिए। महल बनकर तैयार हो चुका था और महारानी जी उसमें रहने भी चली गई। 9 महीने बाद महारानी ने वो चमत्कारी बीज जमीन में गाड़ दिया और 12 दिन बाद फूल तोड़कर 4 दिन के लिए मोम में रखकर कमरे को बंद कर दिया। 4 दिन बाद कमरे में से अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई। महारानी जब अंदर आई तो बच्चे को देखकर उन्होंने महाराज को बुलावा दिया। गुरुजी की बात सत्य साबित हुई। हाँ महाराज, हमें राजकुमारी की प्राप्ति हुई है। हमने इसका नाम मीनाक्षी रखना सोचा है। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। अब समय आ गया है कि हम राजकुमारी मीनाक्षी को प्रजा के सामने ले आएं। महाराज और महारानी राजकुमारी को लेकर अपने राजमहल आ गए। राजमहल और राज्य में चारों तरफ उत्सव का माहौल था, लेकिन धर्मसेन और उसकी पत्नी अंदर ही अंदर कुट रहे थे। देख रहे हो कैसे उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव राजकुमारी के जन्म का नहीं, हमारे सुख के दिन जाने का उत्सव है। अब तो बस सेवक की तरह राजकुमारी की सेवा में लगे रहना है। अब क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत ही फूटी है। राजकुमारी मीनाक्षी के आने से हमारा जीवन पूरा हो गया है। लेकिन मंत्री जी, हम चाहते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि इस महल में और जिस महल में महारानी रहती हैं, वहाँ पर और राज्य के भीतर तक कोई भी मोम ना लाए और ना ही मोम का प्रयोग करे। लेकिन महाराज, इसका कोई कारण? नहीं मंत्री जी, आपसे जितना कहा गया है आप उतना करें।
ठीक है महाराज, आज के बाद आपको राज्य में मोम कभी नहीं दिखाई देगी। महाराज ने राज्य में मोम को प्रतिबंधित कर दिया और उस दिन के बाद से राज्य के लोगों ने कभी मोम को देखा भी नहीं। राजकुमारी मीनाक्षी अपनी माँ के साथ जंगल वाले महल में ही रहा करती थी। समय के साथ राजकुमारी बड़ी हो गई और सुंदर भी। राजकुमारी का अधिकतर समय जंगल में बीतता था। राजकुमारी जी, आपको कितनी बार कहा है कि आप अकेले जंगल में यहाँ वहाँ ना घूमा करें। आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। माँ, आप हमें बाहर नहीं जाने देती, राज्य में घूमने नहीं देती। हमारी कोई सखी भी नहीं है और हमारी शिक्षा भी महल में ही हुई है। हमारा जीवन बहुत ही उदासी भरा है। हम नहीं रह सकते ऐसे। यहाँ तक कि आपने हमें बाहर वालों से उपहार तक लेने को मना किया है। भैया भी हमें उपहार नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है, जल्दी महल आ जाना। हाँ माँ। महारानी वापस महल में लौट आई और मीनाक्षी कुछ देर तक झरने के पास बैठी रही कि तभी वहाँ पर धर्मसेन का बेटा आ गया और बोला, अरे मीनाक्षी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ बैठी हुई थी। तुम इतने दिनों से कहाँ गए थे? मुझसे मिलने भी नहीं आए। अरे मैं दूसरे राज्य में गया था, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो महल की सीमा भी पार नहीं कर सकती। वो क्यों भला? तुम कहीं क्यों नहीं जा सकती? आखिर महाराज ने तुम पर इतने प्रतिबंध क्यों लगा रखे हैं? अरे वो मोम की वजह से। मोम की वजह से? अरे नहीं, कुछ नहीं। अरे तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई जो हूँ। लेकिन आप किसी और को तो नहीं बताएंगे ना? नहीं, कभी नहीं। तो सुनो, माँ कहती है कि मैं मोम से ही पैदा हुई हूँ और मोम छूने पर वापस मोम की बन जाऊंगी। अच्छा, इसलिए राज्य में मोम कहीं नहीं मिलती। तो क्या हुआ? ये सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तो है। तुम चिंता मत करो, किसी न किसी दिन तुम घूमने जाओगी जरूर। काश कभी मैं भी बाहर निकल पाऊँ। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ। धर्मसेन का बेटा वहाँ से अपने घर लौट आया और घर आते ही धर्मसेन ने उससे कहा, कहाँ घूमते रहते हो तुम सारा दिन? मेरे साथ राजमहल चलो, महाराज का दिल जीतो। कम से कम मंत्री तो बना ही देंगे तुम्हें। अरे पिताजी, मंत्री किससे बनना है जब हमारे राजा बनने के द्वार खुल चुके हैं। राजा बनने के द्वार? क्या कहना चाहते हो तुम? पिताजी, वो राजकुमारी असली राजकुमारी नहीं है, वो तो मोम की गुड़िया है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। धर्मसेन के बेटे ने उसे सारी बातें बता दी और सब कुछ जानने के बाद धर्मसेन ने कहा, अच्छा तो ये बात है, इसलिए महारानी जंगल के महल में रहती है और इसलिए ही महाराज ने राज्य में मोम का प्रतिबंध लगा दिया। हाँ पिताजी, अब हमें कुछ भी करके राजकुमारी को अपने रास्ते से हटाना है और उसके बाद कुछ सालों में महाराज भी हमारे रास्ते से दूर हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही है। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन ही धर्मसेन दूसरे राज्य जाकर कुछ मोम खरीद लाया और अपने घर आकर उसे गर्म कर सांचे में डालने लगा। सांचे में डालते हुए उसके ऊपर थोड़ी सी मोम गिर गई। अरे वाह, अब बस ये मोम की गुड़िया बन जाए, फिर इसे राजकुमारी तक भिजवा दूंगा। धर्मसेन ने मोम की गुड़िया के ऊपर सोना चढ़ा दिया और उसे अपने बेटे के हाथों राजकुमारी तक पहुंचाकर खुद राजमहल में आ गया। धर्मसेन का बेटा गुड़िया लेकर राजकुमारी के पास आया और बोला, मीनाक्षी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर सोने की गुड़िया लाया हूँ, ये लो। नहीं भैया, मैं उपहार नहीं ले सकती, माँ ने मना किया है। अरे उन्हें कौन बता रहा है, तुम रख लो चुपचाप उनसे छिपा कर। अच्छा ठीक है, फिर लाओ। मीनाक्षी ने वो गुड़िया ले ली और ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। महल में धर्मसेन पहुंच चुका था। उसे देखकर मंत्री जी बोले, आज बड़ी देर कर दी धर्मसेन जी आपने आने में। हाँ, मैं कुछ जरूरी काम में व्यस्त था। अच्छा आइए राज दरबार में चलते हैं। दोनों लोग राज दरबार में आ गए और धर्मसेन जलते हुए दियो के पास खड़ा हो गया, जिससे उसके कपड़ों पर गिरी हुई मोम पिघलकर नीचे गिर गई। उनके जाने के बाद मंत्री जी की नजर मोम पर पड़ी। अरे महल में मोम, ये तो धर्मसेन के कपड़ों पर से गिरी है, मुझे महाराज को बताना होगा। मंत्री जी भागते हुए महाराज के पास आए और बोले, महाराज, मुझे आपसे बात करनी है, एक बहुत जरूरी काम है। क्या काम है?
महाराज वो महल में मो इससे आगे मंत्री जी अपनी बात खत्म करते महारानी जी को अपने पास आता देखकर महाराज ने कहा, क्या हुआ महारानी, आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं? और राजकुमारी कहाँ है? महाराज वो राजकुमारी को किसी ने मोम दे दिया। क्या इतनी बड़ी गलती कैसे हुई आपसे? अब क्या होगा? राजकुमारी कहाँ है? अपने महल में। हमें अभी महल चलना होगा। महाराज राजकुमारी के पास आ गए। उन्होंने देखा कि राजकुमारी अब एक मोम के पुतले में बदल चुकी हैं। ये सब कैसे हुआ लेकिन? महाराज वो जब मैं यहाँ आई तो देखा राजकुमारी एक छोटे बक्से में से एक गुड़िया बाहर निकाल रही थी और जैसे ही उस गुड़िया को उन्होंने अपने कक्ष में सजा कर रखा और उसके पास दिया जला दिया तो वो गुड़िया पिघलने लगी और राजकुमारी ने मोम को छू लिया। उसके बाद से ये सब राजकुमारी के साथ हुआ। राज्य में मोम कौन लाया और मोम यहाँ तक कैसे पहुँचा? महाराज महल से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी मंत्री जी आए और महाराज के कान में कुछ बोले। थोड़ी ही देर बाद धर्मसेन को राज दरबार में पेश किया गया। क्या बात है भैया, आपने सैनिक भेजकर मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? अपने मुंह से मुझे भैया मत बोलो। तुमने मोम क्यों प्रयोग की थी? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मोम तो प्रतिबंधित है, भला मैं क्यों प्रयोग करूँगा? बस करो, अब और झूठ मत बोलो। तुमने मोम का प्रयोग किया है या नहीं? हाँ या ना, मैं जवाब दो। महाराज आपकी चिंता देखकर लग रहा है आपने कुछ बहुत कीमती गवा दिया है। अब आपको भी एहसास होगा कि जब अपनी सबसे चाहने वाली चीज को खोते हैं तो कैसा लगता है। सालों पहले आपको राजगद्दी मिली थी, तब मुझे भी ऐसे ही बुरा लगा था। सैनिकों, पकड़ लो इसे और डाल दो कारागार में। हमें जल्दी से लाल पर्वत चलना चाहिए। गुरुजी कोई न कोई उपाय जरूर देंगे। महाराज और महारानी दोनों मिलकर लाल पर्वत के आश्रम में आ गए और उन दोनों को देखकर गुरुजी ने कहा, आज इतने सालों बाद तुम लोग जिस समस्या को लाए हो उसका हल मेरे पास भी नहीं है। गुरुजी ऐसा न कहें, हमारी राजकुमारी में जान बसती है हम दोनों की। राजन, ये सब तो ईश्वर के ऊपर है। अब अगर राजकुमारी के साथ आप दोनों का साथ लिखा होगा तो अवश्य ही कोई न कोई हल निकलेगा। महाराज और महारानी वहां से चले गए। राजकुमार के महल को बंद कर दिया गया और उनका पुतला उसी महल में रखा रहा। कई साल बीत गए। महल को जंगली बेलों ने घेर लिया और आसपास लगे पेड़ पौधों ने उस महल पर कब्जा कर लिया। एक दिन विक्रम नाम का एक मूर्तिकार उस जगह से गुजरा और बीच रास्ते में महल देखकर बोला, अरे ये खंडहर महल किसका है? यहाँ इतने शानदार महल को कोई ऐसे क्यों छोड़ गया? चलो देख कर आता हूँ, थोड़ा आराम भी यहीं कर लूंगा। विक्रम अपना सामान लेकर उस महल में आ गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे महल में कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने सामान में से तेल निकाला और वहाँ महल में रखे पुराने दियों में भरकर दिए जला दिए। अरे वाह, ये महल कितना सुंदर है, इसमें सभी जगह रोशनी कर देता हूँ। विक्रम ने दिए में तेल भरकर महल में रोशनी कर दी और वो राजकुमारी के कक्ष की तरफ आया तो वहाँ पर उसे राजकुमारी का मोम का पुतला दिखाई दिया। ओह, ये कितना सुंदर पुतला है, इसे तो मैं अपने घर ले जाऊंगा और अपने घर की शान बनाऊंगा। इतना कहकर विक्रम ने वो पुतला उठाने के लिए उसे छुआ, लेकिन उसके हाथों में तेल लगा होने से वो पुतला फिसल गया और नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अरे अरे, ये क्या हो गया? इतना सुंदर पुतला मुझसे टूट कैसे गया? मुझे इसे ठीक करना होगा। ऐसा कहकर वो उस पुतले के टुकड़े को इकट्ठा कर महल की रसोई में ले आया। उसने पुतले के टुकड़ों को बड़े से बर्तन में रख दिया और आग जला दी। मोम पिघलने लगी। मोम के पिघलते ही उसने अपने साथ लाए हुए बड़े बड़े मूर्ति बनाने के सांचों में उसे डाल दिया। चलो, अब पुतला तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये पहले जैसा नहीं रहेगा। जब तक ये बनेगा तब तक मैं सो लेता हूँ। अगली सुबह तक विक्रम की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पास एक सुंदर सी लड़की बैठी है। वाह, क्या सपना है। ये सपना नहीं है। या तो फिर कौन हो तुम और यहाँ इस खंडहर महल में कैसे आई? ये महल मेरा ही है। मैं इस राज्य की राजकुमारी मीनाक्षी हूँ और कल रात भी मैं यहीं थी। मैं कुछ समझा नहीं। मीनाक्षी ने विक्रम को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद विक्रम बोला, इसलिए तुम मेरे सांचों वाली मूर्ति की तरह नहीं लग रही हो।
मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम जीवित हो उठी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम मेरे माता पिता के पास चलते हैं। मीनाक्षी विक्रम को राजमहल ले आई, जहाँ पर महाराज और महारानी उसे देखकर बहुत खुश हुए। मीनाक्षी, तुम ठीक हो गई पुत्री? जी पिताजी, ये सब इनके कारण ही हुआ है। इन्होंने मुझे ठीक किया है। लेकिन गुरुजी ने तो कहा था कि तुम्हें ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। उपाय गुरुजी के पास नहीं था, लेकिन इनके पास था। संयोग से इन्होंने ठीक कर दिया। मीनाक्षी ने महाराज और महारानी को सारी कहानी सुनाई और महाराज खुश होकर बोले, विक्रम, तुमने हमारी पुत्री को जीवन दान दिया है। हम चाहते हैं कि तुम ही इसकी सारी जिंदगी रक्षा करो। हम चाहते हैं कि तुम हमारी पुत्री से विवाह करो। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं हमेशा आभारी रहूंगा आपका। मीनाक्षी का विवाह विक्रम के साथ हो गया और महाराज ने विक्रम की मेहनत और ईमानदारी देखते हुए उसे अगला राजा घोषित कर दिया।